हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका JEE केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और डीपीपी, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन, एक और धमाकेदार न्यूमेरिकल्स का सेशन जो होने जा रहा है बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर। और मैं तुमको बता दूं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इस पूरे चैप्टर का तीन अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं तो उन तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इसकी जगह बनती है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जेईई मेंस का पेपर उठाकर देख लेना, तुमको ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर 100% सवाल पूछे गए हैं, बहुत सवाल पूछे गए हैं, बहुत सारी वहां पर क्वेश्चंस बड़े फ्रीक्वेंटली आए क्योंकि बहुत लॉजिकल टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और इसकी पूरी थ्योरी हम लोगों ने देख चुकी है। अब इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी डीपीपी यानी कि इसके सवाल। डीपीपी उम्मीद करता हूं डाउनलोड कर ली होगी, दो जगह डीपीपी मिलेगी। जब इसका लेक्चर देखा होगा तभी आपने डाउनलोड कर ली होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। अगर वहां से डाउनलोड नहीं करिए तो परेशान मत हो, वहां मत जाओ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आपको डीपीपी को डाउनलोड करना है, वहां से आपको डीपीपी मिल जाएगी और इसी डीपीपी को आपको यहां पर डाउनलोड करना है। और डीपीपी डाउनलोड करने के बाद ये वीडियो बंद कर देना है। डीपीपी डाउनलोड करने के बाद ये वीडियो बंद कर देना है। क्यों बंद कर देना है? क्योंकि मैं चाहता हूं आप डीपीपी खुद से सॉल्व करो। जो 10 क्वेश्चन है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की इस डीपीपी में, वो क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करो। अगर उसके लिए तुम्हें थ्योरी देखने की जरूरत पड़े तो तुम थ्योरी वाला ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन देखना, ये डीपीपी वाला मत देखो, तुम थ्योरी वाला देखो और फिर डीपीपी खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। टाइम दो उस पे, 1 दिन 2 दिन तक का टाइम दो और उसको पूरे कोशिश करो 10 क्वेश्चन तुमसे बन जाए। अगर किसी क्वेश्चन को नहीं बनता है या कोई टॉपिक में इक्का दुक्का डाउट्स तुम्हें आते हैं तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, फिर ये डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो, लेकिन तभी जब कोई डाउट आए तो। अदरवाइज क्या होगा, कोई आ गया क्वेश्चन, आंसर मैच हो गया, उसके बाद हमें लगा यार चलो इसको फिर देख लेते हैं, तो हमारी मेथड और मेरी मेथड, मतलब तुमने जिस मेथड से, हो सकता है तुमने मैंने एक ही मेथड से किया हो, लेकिन मान लो अगर अलग मेथड से किया है तो कंफ्यूजन होगी, उसको अवॉइड करना है अपने को। तो ये वीडियो सिर्फ तभी देखना है जब कोई डाउट होगा या कोई डीपीपी अपने से नहीं बनेगी। बाकी तुम्हें पता भैया डीपीपी तक कहानी नहीं रुकनी है, तुमको पता है इसके बाद हम पूरे चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग होता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेरे एंड से भी, कि मुझे लगता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊं, और ऐसा नहीं 2 4 5 साल के क्वेश्चंस करेंगे, पिछले 20 25 30 35 सालों तक के जो क्वेश्चंस आए आईटी में वो हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर पर। तो पूरी चैप्टर की जो प्रैक्टिस है वो भरपूर करेंगे, पूरा आपको समाधान देंगे यहां पर। उसके अलावा फिर आपके वन शॉट रिवीजन होंगे, चैप्टर वाइज पूरा आपको मर्जर वीडियोस मिलेंगे, एक वीडियोस में पूरा चैप्टर होगा, वन शॉट में आपको टेस्ट सीरीज, बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज मिलने वाली है जिसमें मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर आप जाकर टेस्ट दे सकते हो, चैप्टर वाइज यूनिट वाइज आप टेस्ट दे सकते हो। तो वो टेस्ट सीरीज आपको यहां पर मिलने वाली है बहुत बेहतरीन तरीके से। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी IIT JEE के कोर्स मॉड्यूल में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डीपीपी का सॉल्यूशन। डीपीपी सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये रहा जो हमसे क्वेश्चन में ये बताया गया था। क्वेश्चन 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। तो याद करो हमने कहा था भाई, हमने कहा था कि अगर एक कंटेनर है और उस कंटेनर में अगर 2 गैसेस हैं, सपोज करो एक ये गैस है और एक साइड पूरा खाली है, 2 गैसेस नहीं है, मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए एक ही गैस है और एक साइड पूरा खाली है बिकॉज ऑफ दिस। तो जब तक ये यहां पर पार्टीशन लगा हुआ है तब तक तो गैसेस मूव नहीं कर सकती, तब तक तो गैसेस जा नहीं सकती। लेकिन जैसे इस पार्टीशन को हटाया, अब जो गैस के पार्टिकल्स है विल स्टार्ट मूविंग टू दिस साइड, ये इस साइड मूव करने लगेंगे। यानी कि थोड़ी देर के बाद अगर अपन देखेंगे, थोड़ी देर के बाद तो अपने को पूरे गैस के पार्टिकल्स इस साइड भी दिखेंगे। ठीक है? तो ये जो मूवमेंट हो रहा है गैसियस पार्टिकल का from the region of their high concentration, from the region of their high concentration to the region of their low concentration, अगर मैं इसको 2 एंड में बांटूं तो पहले हाई कंसंट्रेशन कहां था, ए पर, ए साइड था, और खाली कहां था या कम कंसंट्रेशन कहां था, बी साइड पर था। तो सडनली देयर विल बी अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, सडनली देयर विल बी अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट फ्रॉम
ए टू बी, तो ए से बी तक की एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट आपको दिखेगी और वो ए से बी तक की जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगी उसको हम डिफ्यूजन कह देंगे। ये जनरली किसी भी फ्लूइड में हो सकती है, तो सिर्फ गैसेस नहीं बल्कि लिक्विड्स में भी इनको देखने को मिलता है। सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज, बट यस लिक्विड्स एंड गैसेस कैन डिफ्यूज। तो ये मूवमेंट स्पॉन्टेनियस होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लो कंसेंट्रेशन। अपने हाई कंसेंट्रेशन से निकलेंगे और उस तरफ जाएंगे जहां इनका कंसेंट्रेशन लो होगा, कम होगा। इसको हम डिफ्यूजन कहेंगे ए से बी तक का। एक बात क्लियर हो गई, डिफ्यूजन होगा ये ए से बी तक का। अब अगर इसी डिफ्यूजन को हम स्मॉल होल के थ्रू कर लें, ये तो हमारा डिफ्यूजन हो गया, दिस इज डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम ए टू बी साइड। दिस इज डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम ए टू बी साइड, तो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। लेकिन मान लो अगर हमारे पास इतना बड़ा कंटेनर नहीं होता, बहुत छोटा कंटेनर होता, मतलब इतना ही कंटेनर होता कहना चाहिए, लेकिन उस कंटेनर में पार्टीशन इतना बड़ा नहीं होता, पार्टीशन इतना बड़ा नहीं होता, छोटा सा पार्टीशन होता, और छोटा सा पार्टीशन कुछ इस तरीके से होता, एक स्मॉल होल होता। तो शुरुआत में क्या होता, गैस यहां होती, शुरुआत में क्या होता, गैस यहां होती, ये होती गैस, ये शुरुआत में गैस यहां होती, ठीक है। ये किस साइड है, ए साइड, और अब बी साइड वो जाती, मना नहीं कर रहा हूं, जाती वो गैस, लेकिन वो बी साइड में इस स्मॉल होल के थ्रू होकर जाती, मतलब इस होल के थ्रू होकर जाती। तो बी साइड जाती लेकिन इस होल के थ्रू जाती, और थोड़ी देर के बाद आपको यहां पर भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स मिल जाते, थोड़ी देर के बाद आपको यहां पर भी गैस के मॉलिक्यूल्स मिल जाते। तो थोड़ी देर के बाद जब यहां पर आपको गैस के मॉलिक्यूल्स मिल जाते तो आप कहोगे अगेन मूवमेंट हुआ है गैस का from the region of their high concentration to the region of their low concentration, but now that spontaneous movement has occurred through a small hole. That spontaneous movement has occurred through a small hole. बहुत छोटे से होल के थ्रू हुआ है, बहुत छोटे से पिन होल लगभग पिन होल जिसको हम ओरिफिस कहते हैं अंग्रेजी में, उस ओरिफिस के थ्रू हुआ है बी साइड में। तो ये डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस हो गया जिसको हम इफ्यूजन कहेंगे, जिसको हम इफ्यूजन कहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज इफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम ए टू बी। सो दिस इज कॉल्ड एज इफ्यूजन, दिस इज कॉल्ड एज इफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम ए to B. So this is known as effusion of gas from A to B. तो ये डिफ्यूजन है एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इफ्यूजन। तो यहां ए से भी डिफ्यूजन होगा गैस का और यहां ए से भी इफ्यूजन होगा गैस का, क्योंकि स्मॉल होल के थ्रू है, बस यही डिफरेंस है। और ग्राम साहब ने इसी पर हमें लॉ दे दिया था, क्या लॉ, डिफ्यूजन का लॉ था या इफ्यूजन का लॉ था, वो लॉ उन्होंने बोल दिया था कि कितना रेट में डिफ्यूजन होगा गैस का, यानी कि कितने टाइम में कितना मास गैस का डिफ्यूज होगा, उसको उस पर डिपेंडेंट फैक्टर्स हमें बताए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मोलार मास है गैस का उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन। यानी कि अगर किसी गैस का मोलार मास बहुत ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम होगा, अगर किसी का मोलार मास कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। और ये बड़ी बात ऑब्वियस है, इसमें कुछ सोचने वाली सेंस ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जिस गैस का वजन ज्यादा होगा वो कम स्पीड से भागेगी ना, तो उसका कम मास जाएगा एक यूनिट टाइम में या एक पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन एक हल्की गैस है, बिल्कुल हल्की गैस है, तो वो हल्की गैस क्या करेगी, तुरंत भागेगी, तुरंत मूवमेंट देगी, और जब वो तुरंत मूवमेंट देगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा उस गैस का, मतलब इट विल हैव मोर मास डिफ्यूज्ड इन यूनिट टाइम और इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो वो मोटी गैस है, मतलब भारी गैस है, तो वो कम डिफ्यूजन करेगी, लेकिन जो हल्की गैस होगी वो ज्यादा डिफ्यूजन करेगी। सिंपल सी बात है ना, जो थोड़े से मोटे तगड़े हैवी वेट के लोग हैं वो तेज ज्यादा नहीं भाग पाएंगे, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट एक इन जनरल बात कर रहा हूं, तो वो ज्यादा तेज नहीं भाग पाएंगे। लेकिन जो पतले लोग होंगे, बिल्कुल दुबले पतले और फिट बॉडी के लोग होंगे, वो क्या करेंगे, बहुत तेजी से भाग लेंगे, वो जल्दी से ज्यादा तेज ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे। तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया गिवन टाइम में, तो मतलब
उनका स्पीड अच्छी है, उनकी वेलोसिटी अच्छी है। वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन में कितना डिफ्यूजन किया, कितना डिफ्यूज हुआ यूनिट टाइम में, वो हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन से पता चलता है। जो ग्राम्स लॉ ने कहा था कि उनके मोलार मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड जिन दो गैसेस को आप कंपेयर कर रहे हो वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखी गई हो। ये सारी बातें हमने हालांकि थ्योरी में कर ली थी, लेकिन फिर भी कुछ बातें जो यहां पर भी बताना जरूरी है, तो वही बातें हम यहां पर आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? So this is diffusion and this is diffusion. Now let's understand कि ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो हमको बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट है जो डिफ्यूजन और एफ्यूजन में डिफरेंशिएट करता है। डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स एट एनी डायरेक्शन, एफ्यूजन इज द रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हाँ, डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इन एनी डायरेक्शन, बट वी कांट से कि एफ्यूजन जो है वो डिफ्यूजन का ऑपोजिट है, बिल्कुल नहीं है। डिफ्यूजन इनफैक्ट स्पेशल केस है डिफ्यूजन का भाई। Diffusion is the property of the gas molecules, effusion is the property of the gas container only। अरे नहीं भाई, कंटेनर कहां से आ गया? दोनों ही गैस मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है, दोनों में जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट दिखता है वो किसका दिखता है भाई? गैस का दिखता है। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो होता है वो गैस का दिखता है, ठीक है। सी डिफ्यूजन मतलब बी ऑप्शन भी गलत है ना, तो हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। सी बोल रहा है डिफ्यूजन अकर्स एट एनी डायरेक्शन वेयर एज इफ्यूजन अकर्स इन अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस। ये कहां से आ गया पोटेंशियल डिफरेंस? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। प्रेशर डिफरेंस होगा तो डिफ्यूजन होगा, हम कह सकते हैं, और कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा तो डिफ्यूजन होगा। मतलब गैस मॉलिक्यूल अपने उस रीजन से निकलेगी जहां उनकी मात्रा ज्यादा है और उस रीजन पे जाएगी जहां उनकी मात्रा कम है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस तो एक करंट वरेंट वाली बात हो गई, वोल्टेज वाली बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। साक्षात एग्जाम्पल जो है डिफ्यूजन का वो ये है कि आप अगर एक रूम में हो, उस रूम में यहां मान लो गेट है, यहां दरवाजा है, और रूम का ये कॉर्नर है दूसरा बिल्कुल डायगोनल, तो उस कॉर्नर पे तुम बैठे हो, सडनली तुम्हारा दोस्त आया और क्या करा? दरवाजे पर खड़े होकर एक डिओड्रेंट को स्प्रे कर दिया। डिओड्रेंट कौन सा होना चाहिए? फॉग या लेयर शॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें गैस वाला चाहिए, क्योंकि भैया डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं जो गैस पर एप्लीकेबल है। चैप्टर का नाम गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर है, गैसियस स्टेट के बारे में ज्यादा पढ़ रहे हैं हम इसमें। तो भैया कौन सा डिओड्रेंट होना चाहिए? कोई सा भी होगा, फॉग और लेयर शॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉग और लेयर शॉट तो कहते हैं ना बिना गैस वाला, तो बिना गैस वाला हमें नहीं चाहिए, हमें गैस वाला चाहिए। तो जैसे ही उसने स्प्रे करा, थोड़ी देर के बाद तुम्हारे पास भी उस डिओड्रेंट या परफ्यूम की फ्रेग्रेंस आएगी। क्यों फ्रेग्रेंस आएगी वो वाली? क्योंकि भैया वो गैस मॉलिक्यूल से जो डिफ्यूज्ड हुए इन द एयर इटसेल्फ और तुम्हारी नाक तक पहुंच गए। क्लियर हो गया? तो वहां उनका शुरुआत में कंसंट्रेशन ज्यादा था, मूव करते हुए वो यहां है, और यहां उनका कंसंट्रेशन कम था, तो अल्टीमेटली डिफ्यूज्ड हो गया। क्लियर हो गया? तो ऐसे ऐसे करते हुए डिफ्यूज हो गया, तभी तुम्हें फ्रेग्रेंस आ रही है। ये सिंपल फंडा है जो हम डिफ्यूजन को लेकर समझते हैं और बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा जब तीन गलत है तो। लेकिन देख लेते हैं क्या डी ऑप्शन सही बात कर रहा है कि नहीं। डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स वेयर एज इफ्यूजन इज द पैसेज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू द पोर्स इन वन डायरेक्शन। बिल्कुल सही है, ये वाली बात बिल्कुल सही है, ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि पोर हो गया तो फिर एक ही डायरेक्शन हो गई ना, फिर हर किसी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। इस पोर से वो ए से बी की तरफ ही आएंगे। अभी इधर तो यहां पर भी जा सकते थे, यहां पर भी कंटेनर कहीं से भी खुल जाता तो वहां यहां पर ओरिफिस से इसी डायरेक्शन में आएंगे। तो इट्स अ पैसेज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ स्मॉल पोर। पोर जो होते हैं, छोटे छेद होते हैं, वो स्मॉल पोर से होगा। तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो पहले क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? तो पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल था, इजी गोइंग क्वेश्चन था, यहां पर हमारा सॉल्व हो गया। पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, बट पहले इसका फोटो खींच लें, गैलरी में सेव कर लें। नोट्स बना रहे हैं तो और अच्छी बात है, नोट्स बनाएं, लेकिन इसको सेव जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की यहां पर बात करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, चर्चा कर लेते हैं भाई। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। टू अ गिवन कंटेनर हैविंग अ पोर ऑफ अ डेफिनेट साइज। एक गिवन कंटेनर है जिसमें एक छेद है, एक छोटा सा स्मॉल होल है जिसका साइज बहुत फिक्स्ड है, डेफिनेट साइज है। गैस ए जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 81, एक गैस है ए जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 81, इज फिल्ड विद टिल द फाइनल प्रेशर बिकम्स 10 atm। उसको तब तक भरा जब तक 10 atm उसका फाइनल प्रेशर नहीं हो जाता, ठीक है। गैस ए विद मॉलिक्यूलर वेट 81 इज फिल्ड
till the final pressure becomes 10 atm. It was seen in 50 minutes 10 ग्राम ऑफ ए वॉज इफ्यूज्ड आउट। और इसमें देखा गया कि जो 50 मिनट्स है उस 50 मिनट्स में 10 ग्राम ए क्या हो गई, बाहर निकल गई, इफ्यूज्ड आउट हो गई। बहुत बढ़िया है। नाउ द कंटेनर वॉज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। अब वो कंटेनर पूरी तरीके से खाली हो चुका है क्योंकि पूरी गैस 50 मिनट में बाहर निकल गई। जो 10 ग्राम आपने ली थी वो पूरी बाहर निकल गई। एंड नाउ इट इज फिल्ड विद गैस बी। अब कोई और गैस से भरा है बी से, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 100 है। मतलब पहले एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, वो कंटेनर पूरा खाली हो गया क्योंकि स्मॉल होल से पूरी गैस बाहर निकल गई। अब उसमें गैस बी भरी, गैस बी जिसका मॉलिक्यूलर वेट 100 है, टिल द फाइनल प्रेशर बिकम्स 20 atm। और तब तक भरा जब तक उसका फाइनल प्रेशर 20 atm ना हो जाए। इन 75 मिनट्स हाउ मेनी ग्राम ऑफ बी विल बी इफ्यूज्ड आउट। आपको ये बताना है कि 75 मिनट्स में उस गैस का कितना मास बाहर निकल चुका होगा, कितना मास उस गैस का उस पोर से इफ्यूज्ड आउट हो चुका होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो सिंपल फंडा है, हमारे पास दो गैसेस है, राइट। पहले क्या क्या गिवन है अपन वो वाली बात कर लेते हैं। हमारे पास एक तरफ है गैस ए और एक तरफ है गैस बी। बहुत बढ़िया बात। हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ है इसका? पहले केस में मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, तो मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस एम ए दिया हुआ है कितना? 81। बहुत बढ़िया। एम बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकेंड गैस हमें दिया हुआ है कितना? 100। एम बी दिया हुआ है 100। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? मासेस दिए हुए, राइट। इट वॉज सीन इन 50 मिनट्स 10 ग्राम ऑफ ए वॉज इफ्यूज्ड आउट। तो वेट ऑफ ए मान लेते हैं, डब्ल्यू ए जो दिया हुआ है कितना? 10 ग्राम, ये इफ्यूज्ड होगा। हमें निकालना है बी का कितना मास इफ्यूज होगा, तो हमें मतलब डब्ल्यू बी को निकालना है। तो डब्ल्यू बी हमें दिया नहीं है, बल्कि इसको कहना है हमें निकालना है। डब्ल्यू बी क्योंकि निकालना है, क्योंकि बोल रहे हैं 75 मिनट में कितना गैस का मास इफ्यूज आउट हो जाएगा, कितना बाहर निकल जाएगा। तो हमने कहा डब्ल्यू बी निकल जाएगा और डब्ल्यू बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे अभी। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम फॉर ए, ये 10 ग्राम कितने में इफ्यूज हुआ भाई? 50 मिनट में। तो टाइम विल बी 50 मिनट्स। इसको मिनट में ही रखते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला भी मिनट में दिया है, 75 मिनट्स में ही दिया। तो टी भी कितना दे दिया? 75 मिनट्स। तो ये 75 मिनट्स, इसको भी अपन मिनट में रखते हैं। ठीक है, और प्रेशर भी दोनों गैसेस का अलग है भाई साहब, तो प्रेशर भी यूज होगा। ए गैस का प्रेशर पी ए कितना, कब तक भरा उसको? जब तक प्रेशर 10 atm ना हो गया। ये 10 atm दिख रहा है, तो 10 atm तक इसको भरते गए। और इसको कब तक भरा? जब तक 20 atm ना हो गया। तो इसका प्रेशर पी बी कितना हो गया? 20 atm। तो 20 atm तक इसको भरा, 20 atm तक। क्लियर हो गया? अब लगा देते हैं अपन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला क्या कहता है भाई? ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कि जो रेट है गैस का डिफ्यूज होने का ए और बी का, तो रेशियो जो होगा वो आर ए अपॉन आर ए बी होगा। दिस इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए इज टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी। तो आर ए अपॉन आर बी, आर ए इज टू आर बी, ये रेशियो होगा, विच इज इक्वल टू, अब प्रेशर है अलग अलग तो प्रेशर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो प्रेशर इसका है पी ए अपॉन पी बी, बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर। तो सीधी सी बात है, जिसका जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका होगा, जितना कम प्रेशर होगा उतना कम डिफ्यूजन होगा। भाई गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो जैसी पिन होल करोगे गैस तेजी में भागेगी ना, और गैस का अगर प्रेशर कम होगा तो वो पिन होल करने के बाद भी धीरे धीरे भागेगी, क्योंकि उस गैस का प्रेशर कम है। तो प्रेशर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। जिसका प्रेशर ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा, जिसका प्रेशर कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम। अंडर रूट ऑफ now molar mass के inversely proportional, so this will become mb upon ma, ये फॉर्मूला आ जाएगा। so this will be under root of mb upon ma, क्योंकि ra के inversely proportional होगा इसके मोलार मास का स्क्वायर रूट, ra 1 upon स्क्वायर रूट ऑफ ma, ठीक है, और rb के inversely proportional होगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ mb, मतलब इसके मास का स्क्वायर रूट। तो इसके प्रोपोर्शनल में जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, और दोनों गैसेस के लिए यहां पर अगर तुमने ये फॉर्मूला लगाया है तो दोनों गैसेस ए और बी के लिए टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो ये बात अपन लिख देते हैं कि दिस इज अप्लाइड ओनली व्हेन गैस ए
and gas B are at same temperature। ये कब है? जब गैस A और गैस B दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगे। तो सेम टेम्परेचर पे होंगी तो हम ये यूज कर लेंगे। दोनों गैस A गैस B जो होंगी वो सेम टेम्परेचर पे होंगी तो हम ये यूज कर लेंगे। तो RA अपॉन RB विल बी इक्वल टू P अपॉन PB अंडर रूट ऑफ MB अपॉन MA। अब इसको यहां पर अपन, तो अब RA अपॉन RB को क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो याद करो हमने थ्योरी वाले पार्ट में रेट ऑफ डिफ्यूजन के कई फॉर्मूले देखे थे। कई फॉर्मूले मतलब याद करो, एक मोल्स वाला फॉर्मूला हमने उसमें देखा था जो मोल्स हमने कैलकुलेट किए थे। समझ में आ रहा है? उसमें हमने क्या देखा था? कितने मोल्स किस गैस के डिफ्यूज्ड होंगे, कितने मोल्स किसी गैस के डिफ्यूज्ड होंगे, यूनिट टाइम में वो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। जैसे RA है तो इट्स अ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस A, सो इट्स अ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। इन द सेम वे RB इज द मोल्स ऑफ गैस B डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। तो ये मोल्स है और मोल्स बड़े आसानी से निकल जाएंगे क्योंकि यहां तुम्हें वेट दिया है और मोलार मास दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, तो अपॉन टाइम टेकन भी कर देना। तो गिवन वेट अपॉन मोलार मास अपॉन टाइम विल गिव यू द मोल्स, विल गिव यू द RA, क्योंकि मोल्स अपॉन टाइम विल बी RA। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि हम RA अपॉन RB को, इधर देखते चलो, RA अपॉन RB को, RA अपॉन RB को इधर देखते हुए चलेंगे। RA को क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ A डिफ्यूज्ड, मोल्स ऑफ गैस A डिफ्यूज्ड, NA अपॉन टाइम टेकन दैट इज TA अपॉन मोल्स ऑफ गैस B डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन दैट इज TB। मोल्स ऑफ गैस B डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन दैट इज TB। व्हाट इज मोल्स ऑफ A? गिवन मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A इनटू TA अपॉन व्हाट इज मोल्स ऑफ B? गिवन मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B, और अपॉन में TB है तो यहां इंटू TB, यहां इंटू TB। क्लियर हो गया? तो ये अपन फॉर्मूला रख सकते हैं। याद रखना ये मोल्स का रख सकते हैं, मास का नहीं रख सकते। मास का रखोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि मास कितना डिफ्यूज हो रहा है यूनिट टाइम में, उनके रेशियो को आप नहीं बोल सकते रेट ऑफ डिफ्यूजन। इट्स ऑलवेज द मोल्स डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। तो मोल्स डिफ्यूज्ड इज Na A गैस का और मोल्स ऑफ B डिफ्यूज्ड इज NB। टाइम A को कितना लगा TA और टाइम B को कितना लगा TB, क्योंकि मास कहीं भी नहीं आता स्टेट्स ऑफ मैटर में। मास को अगर आना है तो मोल्स की आड़ में ही आना है भाई, तो मोल्स के साथ ही आएगा मास, अदरवाइज कभी नहीं आएगा। तो मास जो होगा वो मोल्स की आड़ में आएगा, मोल्स की आड़ लेकर ही आएगा। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो जल्दी से यहां पर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी हैव दिस एज RA अपॉन RB। अच्छा, RA अपॉन RB की जगह अपन सिंप्लीफाई कर दे पूरा अपन, क्योंकि अब क्या लिख सकते हैं? WA अपॉन MA इंटू TA डिवाइडेड बाय WB अपॉन MB इंटू TB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PA अपॉन PB अंडर रूट ऑफ MB अपॉन MA। सो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ MB अपॉन MA। तो यहां पर अपन सीधा फॉर्मूला रखना चालू कर देते हैं। अब बोलो WA कितना है? वेट ऑफ A सीधा दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 ग्राम, तो 10 अपॉन मोलार मास ऑफ A इज 81, तो 81 इंटू टाइम टेकन बाय A इज 50, तो 50। अब डिवाइड बाय है तो एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं। MB TB ऊपर WB नीचे, मल्टीप्लाई कर दिया तो स्विच हो जाएगा ना। MB ऊपर, MB क्या है? MB 100 इंटू TB टाइम कितना लगा? 75 अपॉन WB हमें निकालना है, मेन WB तो जो हमें निकालना है, इक्वल टू PA प्रेशर ऑफ A गैस कितना दिया हुआ है? 10 atm, तो 10 atm अपॉन PB कितना दिया हुआ है? 20 atm, तो अपॉन 20 atm अंडर रूट ऑफ MB मोलार मास ऑफ B गैस 100 अपॉन मोलार मास ऑफ A गैस MA दैट इज 81, तो अंडर रूट ऑफ 81, अंडर रूट ऑफ 81। बस सारी चीजें आपको नोन है सिवाय एक चीज के, वो है WB। एक अननोन एक इक्वेशन बड़े आराम से सॉल्व होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला फंडा लगाकर। तो यहां से सीधा WB निकाल देते हैं, सीधा WB निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, WB को वहां ले जाते हैं, बाकी सब यहां ले आते हैं। रूट 100 बाई 81 कैन बी रिटन एज 10 बाई 9, क्योंकि रूट 100 इज 10
एंड 81 इज 9, 81 का रूट इज 9, तो 10/9 हो जाएगा, और ये 10/20 चलो रहने दो, WB को वहां फेंको, WB इक्वल टू, अब क्या होगा WB देखेंगे, यहां पर 10 है, ये इंटू 100 इंटू 75, राइट, इंटू 20, ये 20 इंटू रूट 81 है, तो रूट 81 मतलब 9, तो 9 ऊपर चला गया, इंटू 9 डिवाइडेड बाय, देखते हुए चलेंगे बड़ी सावधानी से, यहां तो 81 है, इंटू 50 भी है, बहुत बढ़िया, ये ऊपर चला गया तो इंटू 10 नीचे आ गया ये वाला, और रूट 100 भी 10 होता है, तो इंटू 10 एक और बार नीचे आ गया, यहां पर सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। 10 से 10 उचक गया, या एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, 10 से चलो ये 100 पूरा उचका देते हैं, 10 इंटू 10 से 100 उचक गया, ठीक है। यहां पर अपन अगर देखें 50 को, तो ये 2 टाइम्स गया 25 से, और ये 3 टाइम्स गया, ठीक है। ये 9 1 टाइम्स गया, ये 9 9 टाइम्स गया, ये 9 3 टाइम्स गया, ये 1 टाइम्स गया, 3 1 जा, ठीक है, क्लियर हो गया, तो 3 बचा, यहां पर क्या हो गया 1 टाइम्स, और ये हो गया 20 10 टाइम्स, तो अब सब कट गए, नीचे बस 3 बचा है और ऊपर 10 इंटू 10 बचा है, सो यू विल गेट दिस एज 100/3 एंड दैट टू इन ग्राम, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा कितना, 100/3 एंड दैट टू इन ग्राम, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा जो हमें मिलेगा, 100/3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहां पर आ रहा है बहुत क्लियर है कि वो करेक्ट आंसर हमारा 100/3 ग्राम आ रहा है, तो 100/3 ग्राम एज पर द ऑप्शन गिवन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि 100/3 यानी कि 33.3 ग्राम आएगा डेसिमल में, बट डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो आंसर है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है ऑप्शन में, और ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 100/3 ग्राम, तो ये 100/3 ग्राम आएगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर अपने पास एक कैच था, फॉर्मूला तो बड़ा आसान था जो हमें लगाना था, जब टेम्परेचर सेम होता है तो फॉर्मूला हम यही लगाते हैं, अगर प्रेशर अलग होते तो प्रेशर भी सेम होता फिर पी और पीबी भी नहीं आता, सिर्फ √mb/ma आता, लेकिन प्रेशर अलग थे इसलिए प्रेशर को इनकॉर्पोरेट करना पड़ा, लेकिन फॉर्मूला बड़ा आसान था। कैच ये था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी का जो रेशियो लोगे गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन ए और बी का, वो उसके मोल्स के टर्म्स में लेना पड़ेगा, और आपको मास दिया हुआ था, तो कई स्टूडेंट सोचते कि यार सीधा मास लगा देते, मास के इक्वल नहीं होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, इट इज ऑलवेज द मोल्स, तो मोल्स ऑफ गैस ए अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट गैस अपॉन मोल्स ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन ऑफ दैट गैस, तो ये आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन RA अपॉन RE भी देगा। फिर आप सिंपल सॉल्व कर लो, फिर तो आपकी मैथ से उसके बाद तो आंसर आपको 100/3 आएगा, दैट विल बी योर आंसर, तो 100/3 आपका आंसर आएगा, जो सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो स्क्रीनशॉट लेंगे इस क्वेश्चन का, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे भाई इस क्वेश्चन का। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज ऑल्सो न्यूमेरिकल। अगला क्वेश्चन करते हैं। A gaseous mixture containing helium, methane and SO2 was allowed to diffuse through a fine hole. Then find what molar ratio of gases coming out initially. Given mixture contains helium, CH4 and SO2 in 1:3:2 और 1:2:3 मोल रेशियो। मतलब जो हीलियम का मोल रेशियो है CH4:SO2 वो है 1:2:3। तो बेसिकली यहां पर हमारे पास मोल रेशियोज हैं, मोल रेशियोज हैं, ठीक है। मिक्सचर कंटेन्स हीलियम का कितना है, हीलियम इज टू CH4, बल्कि कहना चाहिए इज टू SO2। कितना रेशियो है, इट इज 1:2:3। तो द रेशियो इज 1:2:3। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज द मोल रेशियो, जो हमें दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे हम लोग रेशियोज निकालते हैं उनके मोल्स के, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो निकालते हैं। मोल्स का रेशियो तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो अब हम रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो निकालते हैं, और जिसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन के रेशियो में मोल्स के हिसाब से चलते हैं। मतलब कैसे, जैसे मेरे को रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन निकालना है, तो इट्स अ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, मतलब ये रेशियो है रेट ऑफ डिफ्यूजन का, विच इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा यहां पर,
जो इसका मोल्स है उसके हिसाब से हीलियम और मीथेन कितना है 1/2, रेशियो कितना है इनकी अवेलेबिलिटी का मोल्स का 1/2 और मोलार मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो दिस विल बी मोलार मास ऑफ CH4, मोलार मास ऑफ CH4 अपॉन मोलार मास ऑफ हीलियम, तो ये हो जाएगा मोलार मास ऑफ CH4 अपॉन मोलार मास ऑफ हीलियम। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे यहां पर, अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा R ऑफ He यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 इक्वल टू 1/2। CH4 का मोलार मास कितना होगा 16, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 16 अपॉन हीलियम का मोलार मास 4 होता है, तो 16/4, 16/4 इज √4 इज 2, तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हीलियम और CH4 का जो रेशियो है वो हीलियम अपॉन CH4 इज 1/2 और 1/2 इंटू CH4 का मास अपॉन हीलियम का मास, CH4 का मास इज 16 और हीलियम का मास इज 4, तो ये 16/4, तो यहां से रेशियो आ जाएगा, रेशियो ऑफ हीलियम अपॉन रेशियो ऑफ CH4 विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1/1, यानी कि ये रेशियो आ जाएगा 1:1 का, यानी कि रेशियो ऑफ diffusion of helium to diffusion of methane is equal to 1:1, so that ratio will be equal to 1:1। ये पहला रेशियो आया जो हमने हीलियम और मीथेन का निकाला, so this was the first ratio जो हमने यहां पर निकाला है, ये फर्स्ट रेशियो है। इन द सेम वे अब अपन सेकेंड रेशियो भी निकाल लेते हैं। सेकेंड रेशियो किसका निकालेंगे भाई? सेकेंड रेशियो एक काम करते हैं, CH4 और SO2 का निकाल लेते हैं, तो इससे हमें रिलेशन पता चल जाएगा CH4 और SO2 का। सो दिस विल बी रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 इज टू रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सो इट विल बी इक्वल टू, इनका क्या रेशियो है 2/3, मतलब मोल्स का रेशियो है 2/3 अंडर रूट ऑफ मोलार मास ऑफ SO2 का मोलार मास है 64 अपॉन मोलार मास ऑफ CH4, तो दैट इज 16, 64/16 इज ऑल्सो √4, तो यहां पर ये हो जाएगा 2/3 इंटू √4। अब √4 जो होता है वो 2 होता है, तो इंटू 2, तो दिस विल कम आउट टू बी 4/3, so this ratio will come out to be 4/3, so ratio of helium अपॉन रेशियो ऑफ SO2 विल बी इक्वल टू 4/3। इसका मतलब यह होता है कि जब 4 मोल RCH4 के होंगे, यानी कि CH4 के होंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो 3 गुना जो रेशियो होगा वो SO2 का होगा। तो 4 मोल जो CH4 के होंगे, मतलब 4 गुना रेशियो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 होगा, तो 3 गुना SO2 का होगा, क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 इज टू SO2 इज कमिंग आउट टू बी 4/3। तो ये आ गया अपने पास 4/3 और हीलियम इज टू CH4 इज 1:1। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, इन तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं जो हमसे पूछा गया है कि इनके मोलार रेशियो ऑफ गैसेस कमिंग आउट इनिशियली क्या होगा। इनके मोलार रेशियो क्या होंगे जो गैस के इफ्यूजन में बाहर निकल रहे होंगे, मतलब जो गैस इफ्यूज हो रही होगी वो बाहर निकल रही होगी, तो उसका रेशियो क्या होगा। तो अपन देख लेते हैं, यहां पर अपने पास 2 रेशियो हैं। पहला रेशियो है अपने पास रेशियो ऑफ हीलियम टू रेशियो ऑफ CH4, मतलब रेशियो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम टू रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ CH4 विच इज 1/1, और ये हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 इज टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 जो हो गया 4/3, जो हो गया क्या 4/3। इसका मतलब ये हो गया कि ये जब 4 रहेगा तो ये 3 रहेगा, और जब ये 4 रहेगा तो ये भी 4 रहेगा। क्लियर हो गया? मतलब अगर ये RCH4 हमने 4 टाइम्स ले लिया, 4 टाइम्स क्यों ले लिया, क्योंकि यहां पर 4 टाइम्स था, तो 4 ले लिया, तो हीलियम भी 4 टाइम्स होगा क्योंकि इनका रेशियो तो 1:1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हीलियम का रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि हीलियम के उतने ही मोल्स निकलेंगे जितने मीथेन के निकलेंगे, और फिर जो CO2 है, SO2 है, उसके मोल्स अलग निकलेंगे। तो वो मोल्स कितने कितने होंगे रेशियो के हिसाब से, अगर ये आपका 4 है, 4 मोल्स इसके इफ्यूज हो रहे हैं, तो इसके भी 4 मोल होंगे, लेकिन जब इसके 4 मोल होंगे तो इसके 3 ही मोल इफ्यूज होंगे, तो द रेशियो विल कम आउट टू बी 4:4:3। समझ में आया? ये जो रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है 4:4:3।
ये रेशियो आपको मिलेगा रेट ऑफ इफ्यूजन का। तो 4:4:3 आपका फाइनल आंसर होगा। सो एज पर द ऑप्शन गिवन वी हैव सी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यहां पर सी ऑप्शन जो है वो 4:4:3 ही करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया। यहां पर हमने सिंपल क्या करा, दो के पेयर में सबसे पहले रेट ऑफ इफ्यूजन के रेशियोज ले लिए। दो के पेयर में हमने रेट ऑफ इफ्यूजन के रेशियोज ले लिए, और जब हमने रेट ऑफ इफ्यूजन के रेशियोज लिए तो पहले दो पेयर और फिर सेकंड और थर्ड पेयर को बनाया और उसमें रेट देखा, तो एक अगर 1 मोल है तो दूसरा भी 1 मोल है। और यह बोला गया कि दूसरा और तीसरे में कि दूसरा अगर 4 मोल इफ्यूज हो रहा है तो फिर तीसरा वाला 3 मोल इफ्यूज हो रहा है। तो हमने कहा कि पहला वाला दूसरे वाले के बराबर चलता है, तो दूसरा वाला 4 मोल इफ्यूज हो रहा है तो पहला वाला भी 4 मोल होगा, और जो तीसरा वाला है वो 4 मोल के रिस्पेक्ट में 3 मोल होता है। तो रेशियो विल कम आउट टू बी 4:4:3। तो ये रेशियो इसलिए आ गया 4:4:3। क्लियर हो गया ये वाला चीज, बिल्कुल फंडे क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। यहां पर इसके बाद आगे का यहां का स्क्रीनशॉट मिलेंगे यहां पर, क्योंकि अपन ने रेशियो को डिस्कस किया और रेशियो के बारे में जाना है। क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन की यहां पर बात करते हैं भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2, CO2, PCl3 एंड SO3 आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। आपको वो ऑर्डर बताना है बेसिकली, SO2, CO2, PCl3 और SO3 का रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या ऑर्डर है, कौन सा इफ्यूजन ज्यादा होगा, किसका इफ्यूजन कम होगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है गैस का अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमें पता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस जो है अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये हमें पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के, यानी कि उस गैस का जो भी मोलर मास होगा उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर रूट के। हमने कहा ठीक है, स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब जिसका मोलर मास ज्यादा उसका रेट ऑफ इफ्यूजन कम, जिसका मोलर मास कम उसका रेट ऑफ इफ्यूजन ज्यादा। तो अपन एक काम करते हैं, सबके मोलर मास निकाल लेते हैं। तो PCl3 फॉस्फोरस का 31 इंटू 3 टाइम्स ऑफ फॉस्फोरस का 31 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 35.5, क्योंकि क्लोरीन का 35.5 है, तो क्लोरीन का 35.5 है तो 71 में अगर हम लोग 35.5 और जोड़ेंगे तो 76, 86, 96 और बल्कि 106, तो 106.5 आ जाएगा। 106.5 में 31 और जोड़ेंगे तो PCl3 का मास आ जाएगा 107.5 और फिर 30 और जोड़ दो 137.5, तो इसका जो मास आएगा वो 137.5 आएगा, इसका जो मास आएगा वो 137.5 आएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला हो गया PCl3। दूसरे की बात कर लेते, दूसरा कौन दिया, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 3 टाइम्स ऑफ 16, तो 16 3 क्या हो गया, 16 3 48, 16 3 48, 49 50 एंड 3 इज 80, तो इसका मास हो गया 80। थर्ड वाला सल्फर ट्राइऑक्साइड के बाद भी आप सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तो SO2 में 116 कम होगा क्योंकि 32 प्लस 2 इंटू 16 यानी कि 64 आएगा ये, सो दिस विल कम आउट टू बी 64। और फोर्थ वाला क्या होगा अपना, फोर्थ वाला विल बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो जाएगा कितना, कार्बन का कितना हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो 32 प्लस 12 विल बी 44। तो क्लियर हमको दिख रहा है, जिस ऑर्डर में हमने निकाला है वो ऑर्डर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है मोलार मास का, और जो मोलार मास का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो रेट ऑफ इफ्यूजन का, बल्कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, क्योंकि मोलार मास जिसका कम होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका ज्यादा होगा। तो यहां पर PCl3 का मोलार मास सबसे ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम है, और हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन का ऑर्डर बताना है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम इसका, फिर इससे ज्यादा इसका, फिर उससे ज्यादा इसका और सबसे ज्यादा CO2 का। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम किसका होगा भाई, सबसे कम PCl3 का, PCl3 से ज्यादा, PCl3 से ज्यादा SO3 का,
SO3 से ज्यादा SO2 का और सबसे ज्यादा CO2 का, और सबसे ज्यादा CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो PCl3 का सबसे कम रेट ऑफ डिफ्यूजन क्योंकि मोलार मास सबसे ज्यादा है, और CO2 का सबसे ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन क्योंकि इन सब में मोलार मास सबसे कम है। तो PCl3 सबसे कम, उससे ज्यादा SO3, उससे ज्यादा SO2 और उससे ज्यादा CO2। तो सबसे ज्यादा CO2, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो वी हैव क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हेंस दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको डी ऑप्शन मिलेगा क्योंकि यहां पर आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो मोलार मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिनका मोलार मास ज्यादा होगा उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, जिनका मोलार मास कम होगा उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक है, तो अपन ने सबके रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल लिए थे, उसके बेसिस पर भैया ये सवाल हो गया। स्क्रीनशॉट लपकेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही लल्लू था, निहायत ही लल्लू क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। सिंपल रेट ऑफ डिफ्यूजन के पहले कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है उस पर हो गया कि जो गैसेस मोटी होंगी, मोटी मतलब जिनका मोलार मास ज्यादा होगा, वो तेज नहीं भाग पाएंगी, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। जो गैसेस बिल्कुल पतली होंगी, मतलब मोलार मास जिनका कम होगा, वो तेज भागेंगी। तो तेज डिफ्यूज्ड होंगी, वो जल्दी भागेंगी, वो तेज एक जगह से दूसरी जगह पर डिफ्यूज हो जाएंगी। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन को लपकते हैं यहां से, अगले क्वेश्चन पर बात करते। क्वेश्चन क्या कहता है अगला? नाउ दिस इज योर 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं भाई। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? R, P एंड M रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब R जो हो गया वो रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया, P जो हो गया वो प्रेशर हो गया, प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब कैपिटल M, तो कैपिटल M आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया रिस्पेक्टिवली। देन द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन RA अपॉन RB ऑफ टू गैसेस A एंड B इज गिवन बाय। सीधा फॉर्मूला पूछ लिया आपसे, फॉर्मूला पूछ लिया, rate of diffusion of gas A to rate of diffusion of gas B is equal to PA upon PB is equal to what? PA upon PB अंडर रूट ऑफ मोलार मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अंडर रूट ऑफ MB अपॉन MA। मतलब जो प्रेशर है उससे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो प्रेशर से उससे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली होता है, क्योंकि जिस गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा होता है, और जिस गैस का प्रेशर कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर से तो डायरेक्टली चलता है, लेकिन भाई साहब मोलर मास से इनवर्सली चलता है। यानी कि जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा उसका डिफ्यूजन का रेट कम होगा। तो फिर RA के इनवर्स में आएगा MA, RB के इनवर्स में आएगा MB। इसलिए RB जब डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में आ गया MB, RA जब न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में आ गया MA। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको क्या कर ले, इसको जज कर ले। तो पावर में 1/2 लिखा हुआ है, तो वो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा खेल है। RA अपॉन RB को हम लिख सकते हैं PA अपॉन PB एक ब्रैकेट में, और MB अपॉन MA एक दूसरे ब्रैकेट में विद द पावर ऑफ 1/2, विद द पावर ऑफ 1/2। तो ये आ जाएगी आपकी पावर 1/2। सो दिस विल बिकम RA अपॉन RB। सो दिस विल बिकम RA अपॉन RB। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो लेट्स सी कि कौन सा है। तो PA अपॉन PB, PA अपॉन PB इंटू MB अपॉन MA की पावर 1/2। ठीक है, इधर MA बाय MB है तो MA बाय MB नहीं होगा, MB बाय MA होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? MB बाय MA मतलब A के सामने B होगा मास में, और B के सामने A का मास होगा, MB बाय MA। तो MB बाय MA पावर रेज टू द पावर 1/2। क्लियर दिख रहा है? हमारा ऑप्शन कौन सा क्लियर हो गया? बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गया। हेंस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। सिंपल अपने को फॉर्मूला बताना था और फॉर्मूला अपने को आइडेंटिफाई करना था कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा फॉर्मूला अपना करेक्ट है। क्लियर हो गया? फॉर्मूला क्लियर हो गया। 5th का बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है।
इन केस अगर कोई डाउट आता है, कोई भी फीडबैक अगर आपको देना है, तो वीडियो में कमेंट सेक्शन का फायदा उठाएं या डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर आपको आस्क का डाउट का एक लिंक दिया हुआ है भाई। वो लिंक पर आप क्लिक करेंगे, छोटा सा फॉर्म आएगा, वहां पर इमेज भी अपलोड कर सकते हो आप अपने डाउट की, और वो काउंट ऑन मी सीधा मेरे व्हाट्सएप पर आएगा। हालांकि मैं तुम्हें व्हाट्सएप से जवाब नहीं दे पाऊंगा तुम्हारे व्हाट्सएप पर, बस मेरे व्हाट्सएप तक आएगा। फिर मैं लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस जब लूंगा, हर संडे को जब हम लोग लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस लेते हैं, तो जो मेरा टर्न आएगा उस संडे पर मैं वो डाउट्स को जरूर कैटर करूंगा तुम्हारे नाम के साथ में, विथ योर नेम। ठीक है, तो अपन उस पर बात करेंगे। लेकिन कोई भी डाउट हो, संकोच नहीं करना, या तो आस्क का डाउट वाली लिंक पर जाकर अपना डाउट सबमिट कर दो, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दो। और मैं बिल्कुल फ्री टाइम पर अपने सारे वीडियोस के कमेंट जरूर पढ़ता हूं, तो ऐसा मत सोचना तुम्हारा कमेंट नजरअंदाज हो जाएगा या नहीं देखेंगे या इग्नोर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेलिवेंट डाउट होगा तो बिल्कुल उसका आंसर हम लोग देंगे। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले ले। बी ऑप्शन हमारा यहां करेक्ट है 5वें का। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 5वें क्वेश्चन के बाद। तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा 5वें क्वेश्चन का। लेट्स मूव टू दी 6th क्वेश्चन, और 6th क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कहता है। 6th क्वेश्चन देखते हैं हम, 6th क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ए एंड बी इज 1:4। अच्छा, रेशियो ऑफ वेलोसिटी दे दी है ए और बी की, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन दे दिया। ये घुमा फिर आकर उनने बात करी है रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ डिफ्यूजन। अरे वेलोसिटीज ऑफ डिफ्यूजन मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ही है भाई। तो तुम्हें सीधा रेट ऑफ डिफ्यूजन दे दिया, बोले तो आर ए अपॉन आर बी, बोले तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 1/4, इज इक्वल टू 1/4। बहुत बढ़िया। इफ द रेशियो ऑफ देयर मासेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज 2/3। अच्छा, अगर उन्हें बोल दिया कि रेशियो ऑफ देयर मासेस जो मिक्सचर में प्रेजेंट है वो 2/3 है, मासेस मतलब जो प्रेजेंट है दैट इज WB, मोलार मासेस नहीं, जो मिक्सचर, जो ए और बी का गैसियस मिक्सचर है उसमें जो उनके मासेस प्रेजेंट है। ये लोग मोलार मास की बात नहीं कर रहे, ये लोग बात कर रहे हैं कि जो मास ए का है, जो मास बी का है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो रेशियो ऑफ देयर मासेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज 2/3, यानी कि WA बाय WB, जो गिवन मास होते हैं ना W's, वो बात कर रहे हैं। तो वो रेशियो कितना है भाई, 2/3 का रेशियो है। बहुत बढ़िया, ये गिवन है। RA अपॉन RB इज 1/4, WA अपॉन WB इज 2/3, WA अपॉन WB इज 2/3। अब वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन। बहुत शानदार, हमें इनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो बताना है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन। अब एक चीज देखो, मोल फ्रैक्शन में मोल्स आते हैं, राइट, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। और अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मतलब हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे, किसके, ए और बी दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे। और मोल्स को निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक गिवन मास, एक मोलार मास। मतलब अगर हमें इवन रेशियो भी निकालना है मोल फ्रैक्शन का, तो हमें मोल्स का रेशियो निकालना पड़ेगा। और मोल्स का रेशियो निकालना है तो हमें दो चीजों का रेशियो पता होना चाहिए, एक ए और बी के गिवन मास का रेशियो, एक ए और बी के गिवन मास का रेशियो जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, और एक ए और बी के मोलर मास का रेशियो। क्योंकि मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सिंपल फॉर्मूला है। मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मुझे मोल्स का रेशियो चाहिए, बिकॉज मोल फ्रैक्शन मतलब आपस में मोल्स का रेशियो चाहिए, तो मुझे उनके ए और बी जो गैसेस हैं उनके गिवन मास का भी रेशियो चाहिए और उनके मोलर मास का रेशियो भी चाहिए। भैया गिवन मास का रेशियो सीधे सीधे दे रखा है, गिवन मास का जो रेशियो है WA अपॉन WB वो सीधे सीधे दे रखा है। सिर्फ हमें चाहिए मोलार मास का रेशियो, उसके लिए तुम्हें रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो दे रखा है। और तुम्हें पता भैया रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है तो यही रेट जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ MB अपॉन MA बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तुम्हें पता है कि अगर ये रेशियो जो है और बी का है और अगर सेम कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन पे रखा है तो ये अंडर रूट MB बाय MA बन जाएगा। तो MB बाय MA, तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा भाई MB अपॉन MA, स्क्वायर रूट गया भाड़ में, स्क्वायर रूट को मतलब ओपन कर देंगे अपन, तो सीधा MB बाय MA का रेशियो आएगा। स्क्वायर रूट कैसे खुलेगा, ऐसा थोड़ी ना कि अपन ने ऐसे उठाया और उड़ गया वो,
अपने को दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो 1/4 का तुम्हें क्या मानना पड़ेगा, स्क्वायर, और 1/4 का स्क्वायर मानोगे तो यहां से क्या होगा, MB बाय MA विल बी इक्वल टू 1/16। ये रेशियो आ गया, तो MB बाय MA आ गया 1/16, WA बाय WB आ गया 2/3। दिस इज द रेशियो ऑफ गिवन मासेस, दिस इज द रेशियो ऑफ given masses of gas A and gas B. These are the ratio of molar masses, ratio of molar और molecular कह लो, कुछ भी कह लो, ratio of molar masses of gas A and gas B, of gas A and gas B। ठीक है, अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन का रेशियो, हमें मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालना है, निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। बोले भाई मोल फ्रैक्शन का रेशियो पहले निकालने के लिए हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस निकालना आना चाहिए, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस निकालना आना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, मतलब टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स Na प्लस Nb होंगे क्योंकि दो ही गैसेस हैं, ए और बी, दो ही गैसेस हैं ए और बी, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स में दो लोगों के मोल्स, ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स, तो ये मोल फ्रैक्शन होगा। नाउ मोल्स क्या लिखते हैं अपन, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो Na विल बिकम WA बाय MA and Na plus Nb will become WA upon MA plus WB upon MB. So this will become WA upon MA upon WA by MA plus WB by MB. तो ये अपना chi A निकल जाएगा, which is the mole fraction of A, which is mole fraction of A. कीप दिस इक्वेशन एज फर्स्ट इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन बनाकर रखो, ठीक है। अब क्या करें, काई भी निकाल लें, काई भी क्या होगा, इट्स अ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, गैस बी, वो होना क्या चाहिए, NB अपॉन टोटल मोल्स विच इज Na प्लस NB। व्हाट इज NB रिटन एज WB अपॉन MB, गिवन मास अपॉन मोलर मास, डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, सिंपल, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये हो गया तुम्हारा काई बी, ये हो गया काए, ये हो गया काई बी। काई बी बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जिसको तुम इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हो, जिसको तुम इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हो। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस काई ए, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैस काई बी। तो ये हो गया आपका काई ए और ये हो गया आपका काई बी। क्या करें, दोनों का रेशियो ले ले भाई, दोनों का क्या ले ले, रेशियो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का रेशियो पूछा है भाई साहब, रेशियो, हमें वो आंसर निकालना है, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो क्या करें, दोनों को उठाकर डिवाइड कर दो, तो काई ए बाय काई बी निकल जाएगा, काई ए बाय काई बी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, काई ए बाय काई बी, काई ए बाय काई बी। ये पूरा डिनोमिनेटर एक दूसरे को काट देगा, पूरा डिनोमिनेटर एक दूसरे को काट देगा। तो डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो दे विल गेट कैंसिल विद ईच अदर। तो ये डिनोमिनेटर पूरा कटा, ये डिनोमिनेटर पूरा कटा, क्या बचा, WA बाय MA, तो दिस विल बिकम WA बाय MA डिवाइडेड बाय दिस न्यूमरेटर WB बाय MB, तो WB बाय MB। संपट पड़ी क्या बात, तो ये हो गया WA बाय MA डिवाइडेड बाय WB बाय MB, और WB बाय MB से डिवाइड हो रहा है तो फिर अपन मल्टीप्लाई में इसको पलटा सकते हैं, मतलब MB बाय WB कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय MB बाय WB, MB बाय WB इस साइड एक तरफ करके लिख दें, काई ए बाय काई बी, यहां देखते हुए चलेंगे, काई ए बाय काई बी इक्वल टू WA
अपॉन WB, WA अपॉन WB इंटू MB बाय MA, राइट। WA बाय WB सीधा दिया हुआ है 2/3, यहां से देखो 2/3 सीधा दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सीधे वैल्यूज रखना चालू करते हैं। तो काई ए बाय काई बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी, इन दोनों का रेशियो WA बाय WB 2/3, सो इट विल बी 2/3 एंड MB बाय MA रखना है, MB बाय MA, MB बाय MA, MB बाय MA, MB बाय MA इज 1/16, MB by MA is 1/16, तो 2/3 इंटू 1/16 सीधे कैंसिल आउट कर देंगे, यहां से सीधे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 टाइम्स और ये 8 टाइम्स, 8 3s are 24 एंड द रेशियो विल कम आउट टू बी 1/24। सो भैया काई ए अपॉन काई बी यानी कि मोल रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस ए एंड गैस बी विल कम आउट टू बी 1/24 and hence this will be our correct answer. Hence this will be our correct answer, which will come out to be 1/24. So it's a chi A to chi B. The ratio of gas A, the ratio of mole fraction of gas A to the mole fraction of gas B is 1/24 और 1/24 आ रहा है, तो B ऑप्शन हमारा बिल्कुल सटीक और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, विच इज 1/24, 1/24, जो कि रेशियो आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी, और ये 1/24 हमारा फाइनल आंसर होगा। लपक के इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो 6th क्वेश्चन है, और बहुत कंसेप्चुअल, क्या कहना चाहिए कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, मैथमेटिक्स लगानी थी, फॉर्मूला इधर उधर घुमाना था, बस था क्वेश्चन बड़ा आसान। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लपक लें, इसके बाद हम 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लपकेंगे। तो क्लियर हुआ 6th क्वेश्चन, तो यहां पर हमने 6th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड द आंसर इज 1/24। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ दिस विल बी योर 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन की यहां पर बात करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अ सिनेमा हॉल हैज इक्विडिस्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हुए चलना। एक सिनेमा हॉल है जिसमें इक्विडिस्टेंट रोज हैं 1 मीटर अपार्ट, मतलब इक्विडिस्टेंट रोज बनी हुई हैं जो 1-1 मीटर अपार्ट है। द लेंथ ऑफ द सिनेमा हॉल इज 287 मीटर, यानी कि जो लेंथ है सिनेमा हॉल की वो ऐसे 287 मीटर है, और हर एक रो जो है वो 1-1 मीटर दूरी पर है, अपार्ट है। From one side of the cinema hall, laughing gas N2O is released, and from the other side, tear gas C6H5CO CH2Cl, ये टीयर गैस का फॉर्मूला होता है, ये रिलीज किया गया। मतलब इस 287 मीटर के डिस्टेंस पर एक साइड से N2O गैस को रिलीज किया गया और एक साइड से C8H7OCl, बेसिकली C6H5CO CH2Cl होता है, लेकिन आप इसको क्लब करके लिखोगे, मतलब सबको कार्बन कार्बन जोड़ के, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ के लिखोगे तो C8H7OCl हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी टीयर गैस, ये होगी आपकी टीयर गैस, और ये होगी आपकी लाफिंग गैस। तो ये होगी आपकी लाफिंग गैस। तो एक टीयर गैस हो गई, एक लाफिंग गैस हो गई, दोनों साइड से अलग डायरेक्शन से, ऑपोजिट डायरेक्शन से रिलीज की गई है, और ये पूरी डिस्टेंस जो है वो 287 मीटर की है, और हर एक रो 1 मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर अपार्ट है। इन विच रोज स्पेक्टेटर्स, मतलब जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं, विल बी लाफिंग एंड वीपिंग साइमल्टेनियसली। अब आपको यह बताना है कौन सी रो से जो दर्शक होंगे वो साइमल्टेनियसली रो भी रहे होंगे और अपना मतलब आंसू भी पोंछ रहे होंगे और हंस भी रहे होंगे, ठीक है ना। तो रो रहे होंगे और हंस रहे होंगे, दोनों साइमल्टेनियसली कर रहे होंगे। वो कौन सी रो के दर्शक होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे? क्योंकि देखो, लाफिंग गैस से लाफ करेंगे लोग, हंसेंगे, जितना मतलब इनहेल करते जाएंगे उतनी हंसी आती जाएगी उनको, लाफिंग गैस का ये अच्छा फैक्टर है। टीयर गैस, आंसू गैस के गोले होते हैं, जो जैसे भीड़ होती, कहीं कुछ जगह प्रदर्शन होता है, दंगे होते हैं, तो पुलिस इसको यूज में लेती है, तो उसको आंखों में जलन होती है और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तो दैट इज अ टीयर गैस। अब दोनों रिलीज करा गया है, तो कौन सी रो के लोग होंगे जो हंसते हंसते आंसू पोंछ रहे होंगे या आंसू पोंछते पोंछते हंस रहे होंगे? वो कौन से रो के लोग होंगे ये पता करना है। तो इसमें खेल होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन का, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का। अब देखो, दोनों का पहले तो हम मोलार मास पता कर लेते हैं, दोनों का हम पहले मोलार मास पता कर लेते हैं कि कितना कितना मोलार मास है।
जैसे N2O का मोलार मास निकाल लेते हैं। मोलार मास कितना होगा? नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, तो ये 14 इंटू 2 28 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 1 दैट इज 16, तो कितना हो गया? 28, 34, 44। इसका मोलार मास है 44, बहुत कम है, बहुत कम इन द सेंस कि इसके मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि इसका मोलार मास तो बहुत ज्यादा है। कैसे पता? कितने कार्बन है? 8, और एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 इंटू 8 इज 96, 12 इंटू 8 इज 96, दिस इज 96। हाइड्रोजन इज 7, एक हाइड्रोजन का 1, तो टोटल 7। ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन तो 16, और क्लोरीन का 35.5, तो एक क्लोरीन है, तो वी हैव 35.5। ठीक है, सबको जोड़ते हैं तो 96 प्लस 7 प्लस 16, तो वी हैव दिस एज 96 प्लस 7 प्लस 16 प्लस 35.5, 154.5. So this will be total become 154.5. ठीक है, और ये हो गया 44। ठीक है, अब एक चीज कंफर्म है कि अगर यहां से हमने दोनों गैसेस को रिलीज किया है और दोनों का हमने अगर टाइम कैलकुलेट करा है, दोनों गैसेस को रिलीज किया है, और अगर हमने दोनों गैसेस का टाइम देखा है, तो दोनों गैसेस को इक्वल टाइम मिलेगा। लेकिन इस इक्वल टाइम में दोनों गैसेस इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करेंगी। क्यों? क्योंकि जो गैस हल्की है वो ज्यादा ट्रैवल करेगी, और जो गैस भारी है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। क्योंकि सिंपल सा बात है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूज होने का जो रेट है, वो हैवी गैसेस का कम होता है और लाइटर गैसेस का ज्यादा होता है। तो जो हैवी गैसेस है, जिनका मोलार मास ज्यादा है, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और जिनका मोलार मास कम है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो भैया यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन का रोल है बहुत बड़ा, रेट ऑफ डिफ्यूजन का रोल है। तो यहां से आपने पास करी N2O, राइट, और यहां से पास करी टीयर गैस, जिसका फॉर्मूला C8H7OCl है। तो ये Cl, ये जो टीयर गैस है, ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी और ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो मान लेते हैं ये किसी इस साइड से किसी x रो पर मिल रही है, मतलब ये किसी x मीटर की डिस्टेंस पर यहां से मिल रही है, x मीटर की डिस्टेंस पर यहां से मिल रही है। ठीक है, क्योंकि 287 मीटर की लेंथ है और हर एक रो 1-1 मीटर की है, तो मतलब टोटल 287 रोज होंगी। तो हम कह देते वो यहां कहीं मिल रही है, और ये जो रो है, ये सपोज करो x रो है यहां से, तो जाहिर सी बात है वो यहां से कितनी होगी? 287 माइनस एक्स। यहां से कितनी होगी? 287 माइनस एक्स। मतलब जहां पर ये दोनों गैसेस मिली हैं, और जहां दोनों गैसेस मिलेंगी, उसी रो के लोग क्या करेंगे? एक साथ आंसू भी पोंछ रहे होंगे और हंस भी रहे होंगे, मतलब आंसू भी पोंछेंगे और हंसेंगे भी, उसी रो के लोग। तो हमने कहा मान लेते ये वो रो है, और ये रो थोड़ी सी इस साइड होगी। क्यों? क्योंकि उतने टाइम में, मान लो टाइम आपने टी टाइम दे दिया, आपने टाइम टी टाइम दे दिया, तो आप टी टाइम में कह सकते हो कि ये N2O ज्यादा ट्रैवल करा है, और ये जो C8H7OCl है कम ट्रैवल करा है। क्योंकि ये भारी गैस है तो ये कम रेट से डिफ्यूज होगी, ये हल्की गैस है तो ज्यादा रेट से डिफ्यूज होगी। तो अल्टीमेटली वो यहां मिल गए। ये जो रो है, या कह लो मीटर में जो डिस्टेंस है, यहां से x मीटर है, दिस इज x इन मीटर, और ये 287 माइनस एक्स मीटर है, तो ये 287 माइनस एक्स मीटर। क्लियर हो गया? अब अपन यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस A, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस A विल बी इक्वल टू RA। कितना हो जाएगा RA? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड upon time taken to travel that distance, upon time taken to travel that distance, ठीक है, which is also equal to under root of 1 by ma molar mass, and RB is equal to
डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी गैस समझ गए ना, बल्कि ए और बी ना करते हुए अपन एक काम करते हैं NH3 और C8H7OCl लिख देते हैं। तो R, दिस इज N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लाफिंग गैस, दिस इज अबाउट C8H7OCl। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन इसका टाइम टेकन which is equal to under root of 1 by m molar mass of, this will become molar mass of NH3 upon 1 by molar mass of C8H7OCl। तो this will become molar mass inversely proportional। क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अब दोनों का जो टाइम है वो तो T टाइम है ना, क्योंकि जितने टाइम N2O को रिलीज करने में मतलब रिलीज करके करा उतने टाइम में उसको भी रिलीज किया। दोनों का टाइम ऑफ ट्रैवलिंग तो सेम था, क्योंकि दोनों को सेम टाइम पर रिलीज किया गया और सेम टाइम पर वो मिली होंगी। तो दोनों का टाइम अगर सेम है तो यहां से टाइम और टाइम कैंसिल, सिर्फ डिस्टेंस बचा है। तो R ऑफ N2O अपॉन R ऑफ C8H7OCl विल बी इक्वल टू, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा N2O ने x, तो इसने कितना ट्रेवल करा 287 माइनस x, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये ऊपर चला जाएगा तो दिस विल बिकम मोलार मास ऑफ C8H7OCl अपॉन मोलार मास ऑफ N2O, this is not NH3, my mistake, N2O, so this is molar mass of N2O, तो molar mass of N2O। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। so this implies x upon 287 minus x will be equal to molar mass of C8H7OCl कितना था 154.5, so this will become 154.5 divided by इसका कितना मास था 44, so this is 44। सॉल्व कर लेते हैं। so this is 154.5 divided by 44, 3.51, तो अंडर रूट 3.51, तो रूट 3.51 हम लोग ले लेते हैं 1.87, so this implies x by 287 minus x is equal to 3.51, is equal to 3.51। सॉल्व कर लेते हैं इसको अब जल्दी से। तो x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वी हैव x इक्वल टू 287 माइनस x इंटू 3.51। अच्छा 3.51 का अंडर रूट ले लिया था ना हमने, तो दैट वाज कमिंग आउट टू बी 1.87, तो यहां पर अपन को 1.87 लिखना है। सो दिस इज 1.87, सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1.87, तो अपन इसको सॉल्व कर लेते, तो x विल बी इक्वल टू 287 इंटू 1.87, 537.7, so this will be 537.7 minus 1.87x, so this will become x plus 1.87x equal to 537.7, 1.87 plus 1, क्योंकि ये 1x है और 1.87x है, तो it will become 2.87x will be equal to 537.7, 537.7, so x will be equal to 537.7 upon 2.87, so 537.7 divided by 2.87 and the answer will come out to be 187.3, so approximately it is coming out to be 187, क्योंकि हमें रोज बतानी है तो डेसिमल में रोज नहीं हो सकती, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 187, सो दिस विल बी द x की वैल्यू इज 187, मतलब 187 रोज वाले लोग पर ये गैस जाकर मिलेगी, मतलब यहां से x की वैल्यू 187 आ रही है, मतलब यहां से 187th रो पर ये दोनों गैसेस मिलेंगी। कंसेप्ट समझ में आया कैसे इसको सॉल्व करा?
यहां ये जो दोनों गैसेस होंगी ये 187th रो पर मिलेगी, क्योंकि ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है 287 माइनस x, तो इसका डिस्टेंस अपॉन इसका डिस्टेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2O अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टीयर गैस। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ N2O अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टीयर गैस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ टीयर गैस अपॉन मोलर मास ऑफ N2O। रेसिप्रोकल बदल जाएगा। तो यहां पर आपके पास ये सारा इक्वेशन आपने इक्वेट किया, मोलार मास आपने दोनों के निकाल लिए थे, दोनों को डिवाइड करा 3.51 आया, रूट लिया तो 1.87 आया। तो ये डिस्टेंस का रेशियो विल बी इक्वल टू 1.87। इसको जब अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो अपन ने सॉल्व करा तो x की वैल्यू 187 आ गई। x की वैल्यू 187 मतलब इस डायरेक्शन से 187th रो पर दोनों गैसेस मिक्स होंगे। इस डायरेक्शन से इस 187th रो पर दोनों गैसेस मिक्स होंगी, मतलब दोनों गैसेस मिलेंगी एक साथ। तो 187th के रो को टीयर गैस भी मिलेगी और लाफिंग गैस भी मिलेगी। कहना चाहिए टीयर गैस भी मिलेगी और लाफिंग गैस भी मिलेगी, और इसका मतलब वो एक साथ रो भी रहे होंगे और हंस भी रहे होंगे, मतलब आंसू भी पोंछ रहे होंगे और हंसते हुए आंसू पोंछ रहे होंगे। तो मतलब वो ऐसा फीलिंग आ गया भैया खुशी के आंसू हैं ये, तो वो वाली बात आ जाएगी। तो वो 187th रो होगा N2O की साइड से। और अगर तुम्हें वहां से पता करना है 287 माइनस एक्स कर लो तो 100th रो होगी इस साइड से। तो आप इसके दो आंसर लिख सकते हो कहने को, तो इसके आपके दो आंसर हो जाएंगे। आंसर क्या होगा ध्यान से सुनेंगे। देयरफॉर spectators sitting at 187th row from 187th row from N2O and 100th row, एंड नहीं कहना चाहिए बल्कि और कहना चाहिए, क्योंकि वो दोनों रो एक ही हैं, बस दोनों को एक अलग अलग डायरेक्शन से देख रहे हैं। तो या तो 187th रो होगी N2O की साइड से और 100th रो फ्रॉम C8H7OCl साइड विल laugh and weep tears simultaneously so they will laugh and weep tears simultaneously। कौन से रो के लोग? N2O की साइड से 187th रो वाले लोग और लाफिंग गैस की साइड और टीयर गैस की साइड से 100th रो वाले लोग। तो लाफिंग गैस की तरफ से 187th वाले रो हंस रहे होंगे और रो भी रहे होंगे, और टीयर गैस की तरफ से 100th रो वाले लोग। अब ये रो एक ही है, इधर से देखोगे तो वो 187th नंबर पे पड़ेगी, उधर से चलोगे उधर से बोले तो किस तरफ से? टीयर गैस की तरफ से, तो टीयर गैस की तरफ से 100th रो पर पड़ेगी। तो वो रो वाले लोग एक साथ रो भी रहे होंगे और हंस भी रहे होंगे, मतलब हंसते हंसते आंसू पोंछ रहे होंगे या आंसू पोंछते पोंछते हंस रहे होंगे। क्लियर हो गया? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है, कई लोग ये सोच रहे हैं कि सर आपने ये वाली डिस्टेंस को x माना, हम इसको x मान ले और इसको 287 माइनस एक्स मान लेता हूं, तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तब यहां से आपका जो x की वैल्यू है वो आएगी 100, और यहां से जो 287 माइनस एक्स है वो 187 आएगी। तो आप इसको 287 माइनस एक्स ले लो, इसको x ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है। मैंने N2O का डिस्टेंस ले लिया कि उसने x ट्रेवल करा, टीयर गैस का डिस्टेंस ले लिया तो उसने 287 माइनस एक्स वहां पर दिया। ठीक है, तो अब आंसर देख लेते हैं। 187th रो फ्रॉम N2O एंड 100th रो फ्रॉम, पहले ही ऑप्शन करेक्ट है। 287 फ्रॉम N2O एंड 287 फ्रॉम 9, 100th रो फ्रॉम टीयर गैस एंड 187 नहीं। N2O से 187th रो है और टीयर गैस से 100th रो है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये है हमारा करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन जो हमने यहां पर देखा है, जिसमें हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो 7th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिनेमा हॉल वाला क्वेश्चन था, कंसेप्ट लग रहा था। और ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसा मैंने एक एग्जांपल आपको कराया था, याद है आपको? पाइप में जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, तो मैंने एक पाइप लिया था, उस पाइप में मैंने दो जगह से दो अलग अलग गैसेस डाली थी, ए ओपन एंड से और बी ओपन एंड से दो अलग अलग गैसेस डाली थी।
और पूछा था कि बीच में कहीं वो गैसेस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगी तो वो कितनी डिस्टेंस पे बनाएंगी, वैसे ही क्वेश्चन है सेम, बस वो सिनेमा हॉल लगाकर थोड़ा उसे प्रैक्टिकल अप्रोच दे दिया है, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। स्क्रीनशॉट लेंगे, ये था 7th क्वेश्चन, विल मूव टू दी 8th क्वेश्चन, बट पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। ओके, तो 7th क्वेश्चन यहां पर पूरा हो गया। लेट्स मूव टू दी 8th क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहां पर पूरा कैलकुलेशन है एक बार, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने पूरा 7th क्वेश्चन देख लिया है, क्लियर हो गया। ए ऑप्शन करेक्ट है, आपने कोशिश करी होगी, अगर बन जाए तो वेरी गुड, नहीं बने तो आप देख लेना आपने कहां क्या गलती करी है, बट ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 8th क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स मूव टू दी 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन कहता है, इफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ हीलियम एंड आर्गन आर प्लेस्ड इन अ पोरस कंटेनर एंड अलाउड टू एस्केप, व्हिच गैस विल एस्केप फास्टर एंड हाउ मच फास्टर। अच्छा, इक्वल अमाउंट आपका हीलियम का है और इक्वल अमाउंट आपका आर्गन का है, दोनों का अमाउंट इक्वल है, अमाउंट इक्वल है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आर्गन, ऐसा पूछ रहे हैं वो। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आर्गन will be equal to under root of molar mass of argon upon molar mass of argon upon molar mass of helium, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। हाँ, अब आर्गन का मोलर मास, आर्गन का मोलर मास, पहले हीलियम का मोलर मास, मोलर मास ऑफ हीलियम इज 4 एंड आर्गन के लिए मोलर मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास, तो ये कितना हो जाएगा 39.9 होता है, तो अपन इसको राउंड ऑफ करके अभी 40 कर लेते हैं, मतलब इससे तो बहुत ज्यादा होगा, तो 39.9 होता है, बट यू कैन राइट इट एज 40 एज ए फॉर नाउ कैलकुलेशन करने के लिए। तो अब देखेंगे भाई साहब, पहली बात तो एक चीज क्लियर हो गई, जिसका मोलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, तो हीलियम विल डिफ्यूज फास्टर। पूछा था ना विच गैस विल एस्केप फास्टर एंड हाउ मच फास्टर, तो इट विल बी हीलियम विच विल बी डिफ्यूज्ड फास्टर, तो हीलियम इज द गैस will diffuse faster, यहां पहला पार्ट का आंसर हो गया, will diffuse faster because of its lower molecular mass, because of its lower molecular mass than argon, because of its lower molecular mass than argon। तो आर्गन से उसका मोलिकुलर मास कम है, इसलिए बहुत कम है, कम नहीं 10 गुना कम है, तो इसलिए उसका जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगी वो हीलियम की सबसे ज्यादा होगी। अब कितने गुना ज्यादा होगी तो वो मोलर मास पे सीधा डिपेंड करता है, तो यहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आर्गन विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ आर्गन दैट इज 40 अपॉन हीलियम का मोलर मास इज 4, तो 40/4 इज √10, तो हीलियम का जो मोलर मास, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो √10 टाइम्स आर्गन के मोलर मास से ज्यादा होगा, √10 टाइम्स, √10 टाइम्स आर्गन के मोलर मास से ज्यादा होगा, तो √10 टाइम्स, √10 है समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा होगा हीलियम का डिफ्यूजन का रेट, जो कि आर्गन के कंपैरिजन से है, यानी कि हीलियम का रेट जो होगा डिफ्यूजन का वो आर्गन के रेट से √10 टाइम्स ज्यादा होगा। तो इसका एस्केपिंग टेंडेंसी, सो एस्केपिंग रेशियो, एस्केपिंग रेट ऑफ हीलियम, एस्केपिंग रेट ऑफ हीलियम इज √10 टाइम्स of escaping rate of argon gas, escaping rate of argon gas। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ये हमें मिलेगा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि जो हीलियम का जो रेट है एस्केप होने का वो √10 टाइम्स है आर्गन के रेट के। ये कंप्लीट होता है हमारा 8th क्वेश्चन पूरे तरीके से, और हीलियम का जो रेट होगा वो ज्यादा तेज होगा।
स्क्रीनशॉट लेंगे, हम 9th क्वेश्चन पर मूव करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, लेट्स मूव टू दी 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की यहां पर बात करते हैं, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस विच डिफ्यूजेस 1/50 एज फास्ट एज हाइड्रोजन। आपको यह बताना है कि वो गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा जो हाइड्रोजन के डिफ्यूजन से 1/50 टाइम्स फास्टर क्या करती हो, डिफ्यूज्ड होती हो। मतलब यहां पर हमारे पास एक अननोन गैस है, ठीक है, तो लेट द डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस बी आर जी, लेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, हमें नहीं पता ना कौन सी गैस है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट हमसे पूछा है, सो लेट द डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू आर जी। मान लेते हैं जो डिफ्यूजन है अननोन गैस का, रेट ऑफ डिफ्यूजन अननोन गैस का वो आर जी है, सो लेट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, दिस इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अननोन गैस का कितना है, आर जी है, तो हमने बोल दिया भाई आर जी है, ठीक है। अब हमें दिया गया है कि आर जी इज 1/50 टाइम्स एज फास्ट एज हाइड्रोजन, मतलब इट इज 1/50 टाइम्स एज फास्ट एज हाइड्रोजन, तो आर जी इज 1/50 टाइम्स ऑफ फास्टर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के 1/50 टाइम्स है। इट मींस वी कैन राइट इट एज आर जी अननोन गैस का रेट अपॉन आर H2 हाइड्रोजन गैस का रेट, विच इज इक्वल टू 1/50, विच इज इक्वल टू 1/50। नाउ एज पर ग्राम्स लॉ, एज पर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ध्यान से देखेंगे, एज पर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ Rg अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस इफ condition of temperature and pressure are same, condition of temperature and pressure are same, so it will be under root of molecular mass of hydrogen upon molecular mass of unknown gas, that is mg, molecular mass जो unknown gas का वो mg मान लिया, and this is nothing but this is equal to 1/50, this is equal to 1/50, so we can say molecular mass of hydrogen gas का molar mass is 2, तो we can say 2 upon molecular mass of any unknown gas mg is equal to 1/50। स्क्वायरिंग दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां से, 2 upon mg will be equal to 1/50 का स्क्वायर, 1/50 का स्क्वायर इज 1/2500, 1/2500, तो यहां से mg कितना आ जाएगा, देखेंगे यहां से mg कितना आ जाएगा, तो mg विल बी इक्वल टू 2 into 2500, सो mg की वैल्यू विल कम आउट टू बी 2500 into 2 दैट इज 5000, तो इसका जो मोलार मास आ जाएगा वो आ जाएगा 5000 ग्राम पर मोल, और अगर हमसे मॉलिक्यूलर वेट पूछा है तो 5000 यू, क्योंकि mg और 2500 into 2 हो जाएगा तो ये 5000 आ जाएगा, तो mg की वैल्यू सीधे आ रही है कितनी, 5000 यूनिफाइड मास, दिस इज यू, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो दिस विल बी 5000 यू, दैट इज mg की वैल्यू विल बी 5000 यूनिफाइड मास, जो हमें यहां पर मिलेगा, और जो मोलार मास होगा अननोन गैस का, जो कि हमने जी गैस मानी थी, तो ये अननोन गैस का मोलार मास होगा जो कि होगा 5000 यू। तो मॉलिक्यूलर वेट पूछा था गैस का जो डिफ्यूज होगा 1/50 टाइम्स फास्टर, उसका मोलार मास आ रहा है 50,000, उसका जो मोलार मास आ रहा है वो आ रहा है 5000, नॉट 50,000, 5000 यू। तो भैया क्वेश्चन नंबर 9 हमारा डन हो चुका है, यहां पर आखिरी क्वेश्चन बचा है 10th क्वेश्चन, उस पर चर्चा करते हैं, बट पहले क्या करेंगे, अपन इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तो जल्दी से अपन इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन आगे बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन यहां पर डन हो चुका है, लेट्स मूव टू दी 10th क्वेश्चन। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पर, ठीक है, तो लेट्स मूव टू दी 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई, बात करेंगे यहां पर। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, 2 porous containers are filled with hydrogen and neon respectively। 2 porous containers है जिसमें आपने हाइड्रोजन एक में भरा है और एक में नियॉन भरा है, दोनों गैसेस है, हाइड्रोजन भरा है एक में नियॉन भरा है, मतलब कुछ ऐसा स्थिति है कि यहां पर आपके पास ये एक कंटेनर है
ये और एक दूसरा कंटेनर ये दो कंटेनर है हमारे पास। एक में भरा अपन ने कौन, ये वाली गैस हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, तो ये हमारी हाइड्रोजन गैस है। और यहां पर अपनी कौन सी गैस है, यहां पर अपने पास है नियॉन गैस, ठीक है। अब यहां पर अपन ने नियॉन गैस ले ली, तो यहां अपनी नियॉन गैस है, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, अपन ये मान लेते हैं कि नियॉन गैस हमारे पास 1 है, मतलब इनिशियली हमारे पास 1 यूनिट है, 1 ग्राम है, आप उसको कह सकते हो। ये हम एक अजम्पशन लेकर चलते हैं, नियॉन गैस हमारे पास 1 है, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन का रेट और नियॉन का रेट आपस में पहले कंपेयर करते हैं, यानी कि हम लोग ये पता करते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नियॉन होगा वो क्या होगा, उस पर चर्चा करते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नियॉन विल बी इक्वल टू मोलार मास ऑफ नियॉन अपॉन मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन, राइट। So this implies rate of diffusion of hydrogen upon rate of diffusion of neon will be equal to molar mass of neon. Neon का नंबर 10 होता है, मास 20 होता है। हीलियम हाइड्रोजन गैस, इट इज हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का 2 होता है। तो दिस इज √10, अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी √10 विच इज 3.1 समथिंग। तो R of H2 अपॉन R of neon इज इक्वल टू √10 विच इज इक्वल टू 3। √10 को हम करके देख लेते हैं सो दैट हमें बार बार उसको करना ना पड़े। 3.1 समथिंग होगा, बट देख लेते हैं। सो वी हैव 3.16, ओके 3.16। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया यहां से कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी इक्वल टू 3.16 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नियॉन गैस, विल बी नियॉन, तो इंटू RNE। तो हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो नियॉन के रेट ऑफ डिफ्यूजन के 3.16 टाइम्स है। या हम ये भी कह सकते हैं कि नियॉन का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हाइड्रोजन के रेट के 1/3.16 टाइम्स है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन गैस हल्की है तो उसका डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा भाई, और नियॉन गैस भारी है, बल्कि कहना चाहिए 10 गुना भारी है। तो फिर नियॉन का जो रेट होगा वो 1/√10 टाइम्स ज्यादा होगा, 1/√10 टाइम्स। तो 1/√10 मतलब 1/3.16 टाइम्स, तो 1.316 टाइम्स ऑफ RH2, ठीक है। तो यहां रेट ऑफ नियॉन विल बी इक्वल टू 1/3.16 टाइम्स ऑफ RH2। अब क्वेश्चन को देखो, ये कहते हैं कि 2/3 ऑफ द हाइड्रोजन एस्केप होता है 6 घंटे में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मान लो हमारे पास 6 घंटे हैं और इस 6 आवर्स में 2/3 हाइड्रोजन गैस एस्केप होती है, 2/3 हाइड्रोजन गैस एस्केप होती है। तो एक काम करते हैं, हम ये निकालते हैं कि अगर हाइड्रोजन गैस 2/3 टाइम्स एस्केप होती है 6 घंटे में, तो 6 घंटे में नियॉन कितना एस्केप होगी, क्योंकि नियॉन जो है 1/3.16 टाइम्स चलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 घंटे में जो नियॉन का एस्केप रेट होगा वो 2/3 टाइम्स ऑफ इंटू 1/3.16 टाइम्स होगा नियॉन का एस्केप रेट। सो दिस इज नियॉन गैस एस्केप्स, क्योंकि जो भी हाइड्रोजन का रेट था एस्केप होने का, जो भी हाइड्रोजन जो एस्केप हुआ 6 घंटे में, उसका 1/3.16 टाइम्स नियॉन एस्केप होगा, 1/3.16 टाइम्स नियॉन एस्केप होगा। H2 का 1/3.16 टाइम्स नियॉन एस्केप होगा। तो 6 घंटे में 2/3 हाइड्रोजन गैस निकल गई, तो 6 ही घंटे में नियॉन कितनी निकली होगी, 2/3 इंटू 1/3.16 इंटू 1/3.16। तो इसका मतलब इन 6 आवर्स कौन सी गैस, हमारी नियॉन गैस एस्केप्स आउट। कितनी एस्केप होगी, 2/3 इंटू 1/3.16। इसको सॉल्व कर लें। सो वी हैव दिस एस 2/3
अगेन डिवाइडेड बाय 3.16 कितना आ गया 0.21, तो 0.21 एस्केप होगी, मतलब 0.21 एस्केप होगी। किस वैल्यू का? 1 वैल्यू का, क्योंकि नियॉन आपने पहले 1 लिया था, नियॉन आपने 1 लिया था, तो 1 से 0.21 एस्केप हो गया 6 घंटे में। कितने घंटे में? 6 घंटे में 0.21 एस्केप हो गया। अब हमें 0.21 एस्केप हो गया ये नहीं पता करना था, हमें तो ये पता करना था कि इसका आधा कब एस्केप होगा, क्योंकि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर हाफ ऑफ द नियॉन टू एस्केप। इसका आधा एस्केप करने में कितना टाइम लगेगा? आधा किसका? 1 का आधा। 1 का आधा कितना होता है? 0.5, क्योंकि आपने नियॉन पहले ही अज्यूम कर लिया कि 1 यूनिट था, तो 1 था अगर, तो 0.21 खत्म करने में 6 घंटे लगे, 0.5 खत्म करने में ऑब्वियसली 6 घंटे से ज्यादा लगेंगे भाई, क्योंकि 0.21 को ही खत्म करने में 6 घंटे लगा दिए उसने। तो सिंपल सी बात है, आधा खत्म करने में कितना टाइम लगाएगा? तो 0.21 को खत्म करने में 6 आवर्स लग गए, राइट। तो फिर अगर एक पूरा खत्म करना होता तो 6/0.21 लगते, लेकिन एक पूरा खत्म नहीं करना, आधा खत्म करना है, तो 0.5 खत्म करना है, तो 0.5 को खत्म करने में इतने आवर्स लगेंगे। 0.5 को खत्म करने में इतने आवर्स लगेंगे, और इतने मतलब कितने हो गए? तो ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 0.21, 6 डिवाइडेड बाय 0.21 into 0.5 and the hours is coming out to be 14.28 hours। तो 14 घंटे मतलब 14.5 घंटे लगभग आप कह सकते हो, 14.28 आवर्स इसमें लग जाएंगे। तो 14 घंटे और लगभग 20-22 मिनट आपके लग जाएंगे, क्योंकि 0.28 को आप नहीं मान सकते, 0.5 इज 30 मिनट्स, 0.5 होता तो 30 मिनट्स होता, मतलब 17-18 मिनट लगेंगे। तो 14 घंटे 17-18 मिनट कुछ होंगे, और वी हैव दिस एज 14.28 आवर्स, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, कि यहां पर आपका 14.28 आवर्स लग जाएगा। ये हमारा फाइनल और सटीक आंसर होगा। क्लियर हो गया? सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, जो 10th क्वेश्चन था हमारी डीपीपी का, जिसको हमने यहां पर सॉल्व किया। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। लपक के इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि यहां पर हमारी डीपीपी खत्म होती है। स्क्रीनशॉट लेंगे, ये वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेंगे भाई जल्दी से। सो द करेक्ट आंसर इज 14.28 आवर्स। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमारा डीपीपी पूरा सॉल्व होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको डीपीपी ऑलरेडी बन गया होगा, बट कुछ क्वेश्चन वाकई में कंसेप्चुअल थे, वाकई में बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। अगर आप वहां उन क्वेश्चंस में फंसे हो तो भैया इस वीडियो को जरूर रेफर करना, और कोशिश करना कि अगली बार अगर इसके जैसे ही क्वेश्चन आपको मिले तो आप खुद से सॉल्व कर पाओ। ठीक है? बाकी अगर कोई YouTube पर आप वीडियो मिस आउट करते हो, या आपको YouTube पर कोई ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट नहीं मिलती, क्योंकि होता क्या है, जब YouTube पर आप देखते हो तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो आपको समझ में नहीं आता शुरू कहां से करें, खत्म कहां से करें। तो उसके लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका यह है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर आकर लेक्चर्स देखो, क्योंकि यहां पर आपको एक ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट मिलती है, एक सीक्वेंस में आपको लेक्चर्स मिलते हैं। क्योंकि क्या होता है, YouTube पर जब आप कोई टॉपिक सर्च करते हो तो उस टॉपिक के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता अब इस टॉपिक से आगे और पीछे क्या पढ़ना है, मतलब इसका अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, पिछला टॉपिक क्या होना चाहिए। या अगर हमने थ्योरी पढ़ी है तो थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल कहां से करें, शीट कहां से मिले, शीट कहां से सॉल्व करें। तो उनके लिए सबसे बेहतर तरीका आप मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर आओ, क्योंकि यहां पर आप जैसे ही IIT JEE में जाओगे आपको सारे कोर्सेस मिलेंगे, क्रैश कोर्स भी मिलेगा और रेगुलर कोर्सेस भी मिलेंगे। क्रैश कोर्स तब देखना जब आपके पास 6 महीने से कम का समय बचा हो एग्जाम के लिए, 6 महीने से ज्यादा का समय तो आप रेगुलर कोर्सेस देखें। वॉच नाउ पे क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सारे चैप्टर की लिस्टिंग मिलेगी, चैप्टर के नीचे आपको टॉपिक की लिस्टिंग होगी, क्योंकि प्लस का बटन जैसे ही क्लिक करोगे तो पूरे टॉपिक सीक्वेंस में आएंगे। पहला टॉपिक ये, दूसरा टॉपिक ये, हर टॉपिक के आगे ड्यूरेशन लिखा है, सो दैट आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से प्रिपेयर कर लो। और इवन शीट्स भी हैं यहां पर, जैसे PDF के आइकन्स दिख रहे हैं, ये शीट्स हैं जो आपको जरूरत रहती है कि थ्योरी पढ़ ली अब क्वेश्चन करना है, और इवन अगर क्वेश्चन में कुछ डाउट आया, कोई क्वेश्चन नहीं बने, तो आप नीचे सॉल्यूशन देख सकते हो, तुरंत नीचे डीपीपी का सॉल्यूशन है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे किसी भी वीडियो सॉल्यूशन पर तो आपको हाई क्वालिटी का वीडियो मिलेगा बिना किसी बफरिंग के। अगर आपका नेट कनेक्शन अच्छा है तो बिना किसी बफरिंग के आपको जैसे YouTube पर लेक्चर देखने को मिलता है वैसे यहां मिलेगा।
अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो कोई फीस होगी, कोई सब्सक्रिप्शन होगा, कोई पैकेज खरीदना होगा, कोई कूपन कोड देंगे जिससे डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको 100% फ्री एजुकेशन मिलती है, और 1 2 4 चैप्टर नहीं बल्कि कंप्लीट चैप्टर जो होते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर और साथ ही साथ वेबसाइट पर। तो भैया लोगों के साथ इस चैनल का लिंक और वेबसाइट का लिंक जरूर शेयर करें। मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट पर ना सिर्फ आपको आईआईटी जेईई की बल्कि नीट की भी तैयारी उतनी शिद्दत से चल रही है। नीट केमिस्ट्री, नीट बायोलॉजी, नीट फिजिक्स के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा क्रिएट होते हैं और आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हो, जितने तुम्हारे स्कूलमेट्स, बैचमेट्स, कॉलोनीमेट्स हो जो एक ऐसे चैनल की तलाश में हो जहां पर रेगुलर वीडियो मिले, कंसिस्टेंट कंटेंट उनको मिलता रहे, शीट्स उनको सॉल्व करवाते रहें, वन स्टॉप सोल्यूशन उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उन तक इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें और आप भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।